इस पूरे जनपद के अंदर तमाम सारे नेता हैं। नेता इतने हैं अगर निर्यात कर दिया जाए इनको तो निर्यात भी कर सकते थे। बड़ी तादाद में नेता यहां पर है। अगर आप पीड़ित के पक्ष में नहीं खड़े हैं इसका मतलब आप शोषक की तरफ खड़े हैं। ऐसा है कि आपके संगठन में भी किसी वरिष्ठ ने अभी तक ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला या संवेदना देने वाला व्यक्ति इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहा है। मैं समझता हूं कि अपनी मां के प्रति कितना ईमानदार होगा वो व्यक्ति। और इस दौर में इस पूरे प्रकरण में किस नेता की क्या भूमिका थी, कौन किसकी पैरवी कर रहा था, मैं कैमरे बता दूं लोग नंगे हो जाएंगे। हमने मांग करी है कि उन जो जिम्मेदार लोग इस पे हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी वो कार्रवाई खैर नहीं हुई है। इस मामले में एक लिफाफा कांड हुआ, बहुत चर्चित हुआ और पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं कलंकित हुई। ऐसे भंडारे पत्रकारों को आप किस तरीके से देखते हैं? पीड़ित को न्याय दिलाना राजनीति करना है तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए, चाहे वो मेरे दल का ही व्यक्ति क्यों ना हो। ये मामला सिर्फ एक कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं था, ये मानवीय संवेदना जुड़ा मामला था, एक मां का मामला था। जो भी रद्द हुआ, असली न्याय मिलता दिख रहा है या सिर्फ अभी शुरुआत है? नहीं, असली न्याय पर नहीं था वो। एक मेडिकल ऑफिसर ने पुलिस की उपस्थिति में स्वीकारा इस बात को कि मैंने ओवरडोज, हमारे यहाँ ओवरडोज मिल गई जिससे महिला के हाथ बिगड़ गई। उसके बावजूद भी अगर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है तो मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग की नाकामी है। तो आप समझिए कि इस जनपद के सीएमओ का इकबाल कितना बुलंद है कि कोई प्राइवेट अस्पताल और किसी प्राइवेट डॉक्टर की हैसियत कैसे हो सकती है कि सीएमओ उसको तलब करें, पेपर मांगे, पेपर ना दे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे डॉक्टर जो अभी सीएमओ साहब यहाँ के हैं, उन्होंने। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? क्या यह लड़ाई सिर्फ निर्मला हॉस्पिटल तक सीमित रहेगा या शहर के दूसरे निजी अस्पतालों पर भी निगरानी की मांग करेंगे? देखिए, मैं कोई विशेष मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक मामला हुआ गौशाला में चल रही थी अनियमितता, उसके लिए हम लोग लड़े। अभी गोल्फ कार्ट का मसला था, उसमें हम लोग लड़े। जनपद के अंदर किसी की हैसियत नहीं है मुझे दबा पाए। मुझे नहीं, हर उस एक व्यक्ति को दबते वो हैं जिनको दलाली करनी है, दबते वो हैं जिनको ठेका पट्टा चाहिए। जब तक राजनीति में रहूंगा डंके की चोट पर लड़ूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। पत्रकार तो आप जैसे बहादुर लोग हैं जो इस मामले पर अंतिम तक न्याय मिलने तक लड़ रहे हैं। मैं इस बात को धन्यवाद देता हूं, आपके साथ बिल्कुल सार्वजनिक रूप से बोलता हूं इस बात को। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर है, निर्मला हॉस्पिटल पर आखिरकार कार्रवाई हुई और हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लगातार इस मामले में लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के शरद जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है या अभी लड़ाई बाकी है। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो कि इस मामले में उस हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। क्या अभी लड़ाई बाकी है या अभी इस लड़ाई से आप पर्याप्त संतुष्ट हैं? देखिए, ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, ये लड़ाई पूरे अयोध्या फैजाबाद की एक न्याय की आवाज़ की थी। देखिए, एक महिला जो शाम को अपने घर ठीक होकर लौटने वाली थी, डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो जो परिवार न्याय की मांग करता है तो जो डॉक्टरों पर आरोप है वही बाकायदा मीडिया में आके परिवार पर आरोप लगाते हैं, तमाम प्रोपेगेंडा किया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अयोध्या फैजाबाद की जो आवाम है उसने इस आवाज़ इस न्याय की लड़ाई को लड़ने का बीड़ा स्वयं उठाया है और लोग लड़े हैं और लड़कर न्याय लिया है। जहाँ तक बात कि न्याय कितना हुआ है, देखिए, प्रथम दृष्टया तो अस्पताल को हम लोग बंद करने की मांग कर ही रहे थे, वो मांग हमारी पूरी हुई है। हमने मांग करी है कि उन जो जिम्मेदार लोग इस पे हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी वो कार्रवाई खैर नहीं हुई है। हम आशा करते हैं, क्योंकि सूचना मुझे मिली है कि कल जब अस्पताल का लाइसेंस रद्द होने की बात पर पत्रकार वहां पहुंचे हैं तो पत्रकारों के साथ मारपीट भी की गई है। तो ये जाहिर करता है कि निर्मला अस्पताल नहीं, गुंडों को शय देने वाला अड्डा बन चुका है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ सीलिंग या फिर उनको लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई नहीं, जो गुंडे वहां पल रहे हैं, जो गुंडे ही अस्पताल करवा रहा है, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए और पत्रकारों तक न्याय मिल सके। आप शुरू से कह रहे थे कि यह सिर्फ मेडिकल लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। क्या आपको लगता है कि सिस्टम ने आपकी बात मानी? क्या कहेंगे? देखिए, सिस्टम की नाकामी ये सिर्फ एक मसले से हल नहीं होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा तंत्र है। आप समझिए ना कि एक अस्पताल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सोना हॉस्पिटल, एक सामान्य सा ऑपरेशन, गाल ब्लैडर की पथरी होती है, ये ऐसा ऑपरेशन है जो सवेरे ऑपरेशन और शाम को पर्याप्त घर आ जाता है मरीज। लेकिन उस ऑपरेशन में क्यों आवश्यकता पड़ गई वेंटिलेटर की, पहला प्रश्न तो ये है। इसका मतलब बहुत बड़ी लापरवाही वहां भी की गई है, कार्रवाई इस पर भी होगी। लेकिन ये सिर्फ एक अस्पताल का मामला नहीं है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो जिस अस्पताल को प्राइवेट को अधिकार नहीं है, सिर्फ वो शिफ्ट करता था अपने अपर किसी लेवल पर अस्पताल के अंदर, जैसे वो आरएमएल कर देते, वो टाउन सेंटर कर देते, वो कहीं भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल को रेफर कर दिया बिना कोई रेफरल पेपर बनाए हुए। तो ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है सिस्टम में। इसलिए बार बार कहता हूं
कि ये एक तंत्र साझा तंत्र है, एक लूट तंत्र है। जो मरीज एक अस्पताल में जाता है और डॉक्टर को भगवान का दर्जा देता है, लेकिन वो मरीज डॉक्टर की नज़र में क्या भूमिका रखता है, वो ध्यान देने वाली बात है। एक मरीज जो अस्पताल में जाता है, हमको कम से कम कोई लाभ मिलेगा, और वहां पर लापरवाही से उसको मार दिया जाता है, मेडिकल उसका मर्डर हो जाता है। तो ये सिस्टम की नाकामी है, और सिस्टम की नाकामी तब सुधरेगी न सिर्फ निर्मला ही नहीं, वो तमाम सारे अस्पताल जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर तमाम। मैं अपना फोन अगर आपको दिखा दूं तो मेरे फोन में न कि सिर्फ अयोध्या से, जी सुल्तानपुर से, अमेठी से, अंबेडकर नगर से, गोंडा से, बस्ती से मैसेज आ रहे हैं कि मेरे साथ भैया इस तरह का घटना हुआ, मेरे साथ ऐसी लापरवाही के साथ मेरे पिताजी की, मेरी माता जी की, मेरे रिश्तेदार की मृत्यु हुई इस पे। तो ये पूरा कोई एक जनपद की बात नहीं है। मैं अब समझ पा रहा हूं कि इस तरह की समस्या पूरे प्रदेश में व्याप्त है। तो मैं ये मांग करता हूं जिन पर जिम्मेदारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की है, वो कम से कम इस पर ध्यान दें, और सिस्टम जो पूरा एक सिंडिकेट बना हुआ है, इस सिंडिकेट को तोड़ें। मैं ये चाहता हूं। इस पूरे मामले में एक लिफाफा कांड हुआ, बहुत चर्चित हुआ, और पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं कलंकित हुई। ऐसे भंडारे पत्रकारों को आप किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं पत्रकारिता कलंकित इसलिए नहीं मानता हूं, जी जिसने इस मामले में लिफाफा ले लिया जी वो पत्रकार कहाँ रह गया? पत्रकार तो आप जैसे बहादुर लोग हैं जो इस मामले पर अंतिम तक न्याय मिलने तक लड़ रहे हैं। मैं इस बात को धन्यवाद देता हूं, आपके साथ बिल्कुल सार्वजनिक रूप से बोलता हूं इस बात को, कि ये लड़ाई मैंने नहीं लड़ी है, ये लड़ाई पीड़ित परिवार ने नहीं लड़ी अकेले, नहीं अयोध्या के लोगों ने। ये लड़ाई इस अयोध्या जनपद के आप जैसे जो बहादुर पत्रकार हैं, उनके बिना ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। आपने जो मोर्चा खोला है, जो आपने न्याय की लड़ाई को लड़ा है, जो सत्य लिखने का आपने साहस दिखाया है, जिस दौर में लिफाफा लेकर लोग बाथरूम और कहां कहां जाके लिफाफा ले रहे हैं, उस दौर में अगर आप हिम्मत करके सत्य के लिए खड़े हो रहे हैं, आप साधुवाद के पात्र हैं। और ये जो पत्रकारिता का चोला ओढ़े रंगे सियार हैं, कम से कम इस लिफाफा कांड से उनका रंग उतरा है, और वो दिख गए कि वो शेर है कि सियार है, ये सामने आ गया है। अच्छा, इस पूरे मामले में किसी भी नेता ने अपना एक वर्जन नहीं रखा, परिवार के पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए, और आप गए। कहीं ना कहीं इसको लोग राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं बार बार कहता हूं कि अगर पीड़ित को न्याय दिलाना राजनीति करना है तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। मैंने कुर्ता पैजामा और सदरी काहे पहनी है? जी राजनीति करने क्यों आया हूं? अगर मैं किसी पीड़ित, शोषित, वंचित को, किसी दुखिया गरीब को, किसी जरूरतमंद को, एक व्यक्ति इसको न्याय चाहिए, उसके लिए न्याय के लिए लड़ नहीं सकता हूं, तो मुझे राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने राजनीति करी है, तो आज जाके देखिए पीड़ित को न्याय मिला है। ऐसी राजनीति आप भी करिए, लेकिन राजनीति कैसी हुई? इस पूरे जनपद के अंदर तमाम सारे नेता हैं, नेता इतने हैं कि अगर निर्यात कर दिया जाए इनको तो निर्यात भी कर सकते थे, बड़ी तादाद में नेता यहाँ पर हैं। इसके बावजूद भी मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी प्रकरण में दो पक्ष होते हैं, एक पीड़ित और एक शोषक। अगर आप पीड़ित के पक्ष में नहीं खड़े हैं, इसका मतलब आप शोषक की तरफ खड़े हैं, यह माना जाएगा। तो जो आपको इधर नहीं दिखे, उनको ये मान लीजिए कि वो उधर खड़े थे। यानी उनको भी माना जा सकता है कि आपके संगठन में भी किसी वरिष्ठ ने अभी तक ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला या संवेदना देने उन मैं सबको बोलता हूं जी, किसी व्यक्ति की बात नहीं है, मैं इसको राजनीति नहीं जोड़ता हूं, चाहे वो मेरे दल का ही व्यक्ति क्यों ना हो। ये मामला सिर्फ एक कोई राजनीतिक प्रकरण नहीं था, ये मानवीय संवेदना जुड़ा मामला था, एक माँ का मामला था। जो भी व्यक्ति इस मामले में खुलकर नहीं बोल रहा है, मैं समझता हूं कि अपनी मां के प्रति कितना ईमानदार होगा वो व्यक्ति। अगर किसी की मां एक अस्पताल के लापरवाही से मर जा रही है, उनकी मृत्यु हो जा रही है, और परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है, और आप खुद को नेता मानते हो और आप उसके लिए आवाज उठा नहीं पा रहे हो, किससे घबराहट रहे हो भैया? डर किससे है ये? अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि अयोध्या जो है, इसकी याददाश्त बहुत तेज है। अयोध्या के लोग कुछ भूलते नहीं है। अयोध्या के साथ जो 40 साल 50 साल पहले कुछ अन्याय हुआ होगा, अयोध्या वो भी याद रखती है। और इस दौर में, इस पूरे प्रकरण में किस नेता की क्या भूमिका थी, कौन किसकी पैरवी कर रहा था, मैं कैमरे बता दूंगा, लोग नंगे हो जाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये मुझसे नहीं, ये आप जाके पब्लिक जगह पूछ लीजिए कौन किसकी पैरवी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कम से कम तमाम आप जैसे जो बहादुर पत्रकार हैं उनको, और अयोध्या जनपद की आवाम जो आम आवाम है, उनको साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन लोगों ने आवाज को उठाया है, जिसके बदौलत आज पीड़ित को न्याय मिल सका है।
चल भैया, अगला प्रश्न हमारा है कि पीड़ित परिवार न्याय के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लाइसेंस रद्द हुआ, असली न्याय मिलता दिख रहा है या सिर्फ अभी शुरुआत है? नहीं, असली न्याय बिल्कुल मिलेगा। देखिए, पहला न्याय तो तब हो गया जब उस कत्लखाने में आईसीयू वहां का बंद कर दिया गया। जी, आईपीडी बंद हो गया। हाँ, मैं कत्लखाना शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि दर्जनों मेरे पास लिखित में मैसेज मेरे फोन में पड़े हुए हैं जिनमें लोगों ने कहा कि भैया मेरे साथ इस तरह का कृत्य वहां पे हुआ, या मेरे साथ इस तरह घटना हुई। तो उस अस्पताल का आईसीयू सील हुआ, भर्ती करने की व्यवस्था पे रोक लगी। जी। मैं समझता हूँ पहला तो आंशिक न्याय यही था। उसके बाद कल यहाँ के सीएमओ ने बहुत निडर निर्णय लेते हुए एक कार्रवाई बड़ी करी कि अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब अगली कार्रवाई सीएमओ को नहीं करनी है, अब अगली कार्रवाई पुलिस को करनी है। वो पुलिस जिनकी उपस्थिति में अस्पताल के एक मेडिकल ऑफिसर ने, कोई स्वीपर नहीं था वो, एक मेडिकल ऑफिसर ने पुलिस की उपस्थिति में स्वीकारा इस बात को कि मैंने ओवरडोज, हमारे यहाँ ओवरडोज मिल गई जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। उसके बावजूद भी अगर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है तो मैं समझता हूं कि ये पुलिस विभाग की नाकामी है। अगर समय रहते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अगर शक्ति दिखा देता तो क्या महिला की जान बचाई जा सकती थी? आप इसमें किसको जिम्मेदार समझते? देखिए, ये पूरा सिस्टम का दोष है जी। आखिर में आप एक प्रकरण इसमें ये देखिएगा कि सीएमओ ने हमको जो समय दिया परिवार को मिलने की, आपको न्याय हम 21 तारीख तक भी, हमारे एक डॉक्टर आरोपी हैं आर्योम यादव जी, जिन पर भी आरोप लग रहा है, बाहर गए, वो बाहर गए हैं और उनको कहा गया कि आप 21 तारीख को लौटेंगे कॉन्फ्रेंस से, तो आपको हम उनकी जांच करके आप कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। 26 तारीख को ये कहते हैं कि अभी तक हमको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए। तो आप समझिए कि इस जनपद के सीएमओ का इकबाल कितना बुलंद है कि कोई प्राइवेट अस्पताल और किसी प्राइवेट डॉक्टर की हैसियत कैसे हो सकती है कि सीएमओ उसको तलब करें, पेपर मांगे, पेपर ना दे समय रहते। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे डॉक्टर जो अभी सीएमओ साहब यहाँ के हैं, उन्होंने पूरे इस मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई की और मैं समझता हूं कि इससे पीड़ित को तो न्याय मिला ही है, साथ साथ जो तमाम सारे अस्पताल इस तरीके के चल रहे हैं उन पर भी नकेल कसने का काम होगा, वो भी सावधान होंगे। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? क्या यह लड़ाई सिर्फ निर्मला हॉस्पिटल तक सीमित रहेगा या शहर के दूसरे निजी अस्पतालों पर भी निगरानी की मांग करेंगे? देखिए, मैं कोई विशेष, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी कि अस्पताल के ही मुद्दे पर बोला जाए। आप मुझे जानते हैं, मैं लगातार जो जन सरोकार के मुद्दों पर लड़ता रहता हूँ, चाहे मामला किसी से जुड़ा हुआ हो, कहीं से उसको न्याय हो रहा हो किसी पीड़ित को, उसके लिए मैं लड़ता रहता हूँ। अभी बीच में आपने देखा एक मामला हुआ, गौशाला में चल रही थी अनियमितता, उसके लिए हम लोग लड़े। अभी गोल्फ कार्ट का मसला था, उसमें हम लोग लड़े। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जानकारी मेरे पास आई, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरा कोई खेत बड़ का मामला नहीं था बनौदा से। ये जो मामला आया, मुझे लगा कि इस पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अब पीड़ित कहीं से हो सकता है, अस्पताल से भी हो सकता है, प्रशासन से भी हो सकता है, पुलिस से भी हो सकता है। तो जहां जो पीड़ित है उस पीड़ित की आवाज को उठाने का और उसके लड़ने का काम हम लोग करते हैं। क्या आप इस मुहिम के दौरान किसी तरह का दबाव या राजनीतिक दबाव आपके ऊपर आया हो? देखिए, इस जनपद के अंदर किसी की हैसियत नहीं है मुझे दबा पाए। जी। मुझे नहीं, हर उस एक व्यक्ति को निडर होकर लड़ता है, निस्वार्थ होकर लड़ता है और बिना लोभ के लड़ता है, तो किसी की हैसियत नहीं उसको दबा ले जाए। दबते वो हैं जिनको दलाली करनी है, दबते वो हैं जिनको ठेका पट्टा चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि मैं राजनीति में आया हूं, लोगों के लिए लड़ने आया हूं, ना ठेका चाहिए, ना पट्टा चाहिए, ना मुझे किसी दलाली करनी है। जब तक राजनीति में रहूंगा, डंके की चोट पर लड़ूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। तो ये रहे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला जी, जिन्होंने हमारे सभी प्रश्नों का बखूबी उत्तर भी दिया। निर्मला हॉस्पिटल मामले में लाइसेंस रद्द होना एक बड़ा कदम है, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिलेगा? हम लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं।